नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कसम के यूट्यूब चैनल पर। जहां आज हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी एग्ज़ाम 2024 के प्री के लिए 1990 से लेकर 2023 तक के पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ये हमारा इसका क्लास 2 है। यदि आपने अभी तक क्लास 1 नहीं देखा है तो आप क्लास 1 देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रकार से कवर करेंगे कि आपसे यदि कोई पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनना होगा तो आप उन सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत कम समय गवाए हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सीरियल में 26 इसलिए है क्योंकि हमने 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर हैं। तो इसका आंसर है वाद योग्य है। मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है, जिनको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेखित किया गया है। ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने यूएसए से लिए हैं। ये वाद योग्य और अवाद योग्य में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। वाद योग्य का मतलब होता है ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ हम लोग केस कर सकते हैं, यानी कि यदि मूल अधिकारों का मुद्दा होगा तो हम लोग केस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अवाद योग्य का मतलब होता है कि जहाँ हम लोग केस नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही यहाँ कुछ और शब्द भी बनते हैं। अप्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय। अप्रवर्तनीय का मतलब होता है जिनको सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं किया जा सकता, और प्रवर्तनीय का मतलब होता है जिनको सुप्रीम कोर्ट लागू करवा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है अभी ये वाद योग्य पूछा, अगली बार प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय में से पूछने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसीपीआर के अनुच्छेद किसके द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 35, 24, 21 और 23। इसका आंसर है आर्टिकल 24। अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं कि ये आईसीसीपीआर है क्या। तो इसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ मैंने नीचे, इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि ये लोगों के लिए जो भी सामान्य अधिकार होते हैं उनके साथ साथ राजनीतिक अधिकारों की भी बात करता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको बनाया गया 1966 में और इसको लागू किया गया 1976 में। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत कुल धाराएं यदि हम लोग देखेंगे तो कुल धाराएं कितनी हैं? 53 हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत 53 धाराएं हैं। इसे 1966 में बनाया गया, लागू 1976 में किया। 76 लिखा हुआ है और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि भारत इसका सदस्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? ये प्रश्न 1997 में पूछा गया। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो उसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में ये लिखा हुआ है कि भारत के अंतर्गत छुआछूत अपराध होगा, अपराध है। इसके लिए सरकार ने क्या किया? तो सरकार ने इसके लिए कई सारे कानून बनाए। पहला कानून बनाया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम को कब बनाया? 1955 में बनाया। इसको सिविल राइट एक्ट कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। इसको कंप्लीट किया गया इलाया पेरूमल समिति के द्वारा। इलाया पेरूमल समिति कब बनाई गई? ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो ये 1965 में समिति बनाई गई और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1976 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। सरकार ने इसके लिए और भी कानून बनाए हैं। अगला कानून जो सरकार ने बनाया वो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। आप इसको भी याद कर लीजिए, ये पहले पीएससी के सिलेबस में पाया जाता था लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसमें संशोधन किया गया 2015 में। तो आपको याद रखना है कि हालिया संशोधन इसमें कब हुआ? 2015 में। अब हम बाकी अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समता मिलेगी, विधि के समक्ष समता होगी। और दूसरा भाषा इसमें लिखी गई है कि विधियों का समान संरक्षण होगा, विधियों का समान संरक्षण होगा। ये दोनों अलग अलग कंट्री से ली गई हैं। विधि के समक्ष समता ली गई है ब्रिटेन से और समान संरक्षण लिया गया है यूएसए से। फिर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21। इसमें लिखा हुआ है जीवन जीने का अधिकार, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसमें मिली हुई है। इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कई सारी स्वतंत्रताएं शामिल हैं, इसको देख लेते हैं एक बार में हम लोग। इसमें लिखा हुआ है आपको निजता का अधिकार, इसमें सोने का अधिकार मिला हुआ है आपको, इसमें आपको विदेश घूमने का अधिकार मिला हुआ है, इसमें आपको विवाह का अधिकार मिला हुआ है। फिर हमारा इसमें अगला ऑप्शन दिख रहा है अनुच्छेद 19। तो 19 में लिखा हुआ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हमको इस प्रकार से पुराने यूएस के क्वेश्चन तैयार करने हैं जहां हर क्वेश्चन या हर ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है?
तो इसका सीधा आंसर हम लोग पढ़ लेते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन से, जो हम अभी देख कर आए हैं। यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो गया 2013 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायपालिका उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है, ऐसा अपराध किसके संदर्भ में होना चाहिए? ये प्रश्न 2013 में पूछा गया। दरअसल ये मान लीजिए कि उस समय हमारे यहाँ कुछ एक्ट आते थे, तो ये पूछा जाता है अनुसूचित जाति के सदस्य के खिलाफ, अनुसूचित जनजाति, किसी भी समुदाय की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुसूचित जाति के सदस्य। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 20, 19, 17 और 18। तो उसका आंसर है अनुच्छेद 17। इसमें वही लिखा हुआ अस्पृश्यता का अंत है। हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है? 20 में ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार मिलेंगे, यानी कि व्यक्ति जब भी कोई दोष करेगा तो उसको दोष सिद्धि में संरक्षण प्राप्त होगा। अब उन संरक्षण के तहत कौन से 3 अधिकार होंगे? तो पहला अधिकार होगा कि उसकी भूतलक्षी विधि लागू नहीं होगी, यानी कि भूतलक्षी विधि लागू नहीं होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सभी में लागू नहीं होगी, केवल अपराध में नहीं होगी, सिविल कानून में लागू हो सकती है। दूसरा, एक अपराध के लिए उसको एक ही सजा मिलेगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 19 में वही लिखा हुआ बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता। 18 में लिखा हुआ है कि राज्य उपाधियों का अंत करेगा। उपाधियों का अंत यानी कि समाज में इससे भी भेदभाव उत्पन्न होता है, लेकिन 2 क्षेत्र छोड़े गए हैं। कौन कौन सा? शिक्षा और सेना। इनको छोड़कर इनमें अंत नहीं करेगा, लेकिन बाकी जगह अंत कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मैंडामस, दूसरा है क्वो वारंटो, तीसरा है हैबियस कॉर्पस जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, चौथा है कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है हैबियस कॉर्पस। अब हमको ये देखना है कि रिट के बारे में कहाँ लिखा हुआ संविधान में। तो संविधान में रिट के बारे में 2 जगह लिखा हुआ है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, वो 5 प्रकार की होती है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को अधिकार मिला हुआ है, वो भी 5 प्रकार की होती हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स पर जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर्स पर भी जारी कर सकता है। अब ये होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ 5 प्रकार की रिट हैं। ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? पहली रिट है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस मैं आपको रिटों के नाम याद करा देता हूँ। दूसरी रिट है जिसका नाम है परमादेश। तीसरी रिट है जिसका नाम है प्रतिषेध। चौथी रिट है जिसका नाम है उत्प्रेषण। और 5वीं रिट है जिसका नाम है अधिकार प्रक्षा। आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1994 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 1978 संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, 1982 46वें संशोधन के द्वारा, 1973 31वें संशोधन द्वारा, या नहीं किया गया? तो इसका आंसर है कौन सा? 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको संशोधित करके इसको अब कहाँ जोड़ दिया गया है? तो इसको अब संविधान के भाग 12 या पार्ट 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300A में इसको जोड़ दिया गया है। पहले क्या था? पहले ये मूल अधिकार था, यानी कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन अब इसको कौन सा अधिकार बना दिया गया है? तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हम देखते हैं कि 46वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। तो 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत टैक्स की वैल्यूज में परिवर्तन किया गया, और 31वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा सीट्स में परिवर्तन किया गया। यही वो अनुच्छेद है जहां 525 सीटें होती थी, जिसको बढ़ाकर 545 सीट लोकसभा में कर दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? 2010 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर है समान आवास का अधिकार। आवास का अधिकार सभी को समान प्राप्त नहीं है। समानता का अधिकार आपको मिला हुआ है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। धर्म के लिए अधिकार आपको मिला हुआ है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है आपको आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो हमको इस प्रकार से तैयार करना है जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति कीजिए खालिस्तान बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। विश्वास, अधिकार, नैतिकता और कार्य। तो इसका आंसर होगा अधिकार। अब इसको पढ़कर देख लीजिए। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे कि मनुष्य बिना परछाई के। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं? 1992 में पूछा गया, 2013 में सेम टू सेम रिपीट किया गया विद ऑप्शंस के। तो इसमें ऑप्शन है पहला वाद योग्य, दूसरा वाद योग्य नहीं, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वाद योग्य नहीं।
वाद योग्य नहीं का मतलब मैंने आपको बताया था, इसके लिए केस नहीं किया जा सकता। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य के पास जब भी संसाधन होंगे तो राज्य इनको लागू करा सकता है। अब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये संविधान में कहाँ दिए गए हैं। तो हमने कहा संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। आर्टिकल की यदि बात करेंगे, आर्टिकल 36 से 51 तक हमको ये प्राप्त है। हमने ये कहाँ से लिए हैं? तो हमने कहा कि हमने नीति निर्देशक तत्व प्राप्त किए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने कहाँ से प्राप्त किए? तो आयरलैंड ने प्राप्त किए स्पेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 24, 38, 42 और 44। इसका आंसर हम लोग यदि देखने का प्रयास करेंगे तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस 1976 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति में ये कहा गया कि आपको मूल कर्तव्य देने हैं। ये कहाँ से लिए गए मूल कर्तव्य? तो कहाँ से हैं? तो हमने कहा ये यूएसएसआर के संविधान से है। ये संविधान में कहाँ शामिल है? तो कहाँ शामिल के लिए हमने कहा संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत है। 4 का में आर्टिकल की यदि बात पूछी जाए आपसे तो 51 का के अंतर्गत है। यहाँ क्वेश्चन एक बनता है, क्या मूल अधिकार मूल संविधान में थे या मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे? तो इसका आंसर है नहीं। आपसे इसको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को कितने मूल कर्तव्य थे? तो आपको ध्यान रखना 0 थे, क्योंकि मूल कर्तव्य 1976 में 10 जोड़े गए। 2002-2003 के अंतर्गत इसमें 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से? तो हमको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। इस निर्वाचन के लिए आर्टिकल 54 यानी 54 में लिखा हुआ है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। दूसरा, यहाँ लिखा गया राज्यों की विधानसभा के, यहाँ विधानमंडल नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं? विधानसभा। विधानसभा के केवल कौन शामिल होंगे? निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर, इनकी विधानसभा के भी कौन शामिल होंगे? केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। फिर इसके होता कैसे है चुनाव? तो ये आर्टिकल 55 में दिया गया है। 55 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। और ये प्रणाली कैसे होगी अपने आप में? तो कहा जाएगा ये प्रणाली होगी अप्रत्यक्ष प्रणाली। आपको याद रखना है। अगला, यदि मृत्यु पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसका पद कौन संभालता है? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं? तो भारत के संविधान में व्यवस्था की गई है आर्टिकल 65 के अंतर्गत, यदि कभी ऐसा हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल लेता है। मान के चलो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फिर कौन संभालेगा? तो फिर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालता है। ऐसा केवल एक ही बार हुआ है जब दोनों ने इस्तीफा दे दिया था। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं यहाँ आंसर लिखने वाला था लेकिन आपको ये आंसर कमेंट करके बताना है कि कभी ऐसा हुआ है तो ये किसको बनाया गया है। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कब कर सकते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर है केंद्र की मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। उसका आधार अलग हो सकता है। संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, या संसद में जब राष्ट्रपति जाता है तो कौन अभिभाषण तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति खुद लिखता है, लोकसभा अध्यक्ष लिखेंगे, राज्यसभा के सभापति या केंद्र का मंत्रिमंडल? तो संविधान के आर्टिकल 87 के सब क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष या आम चुनाव में, इसके बाद जब सारे लोग एक साथ बैठते हैं तो अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण को तैयार कौन करेगा? तो कहा जाएगा केंद्र सरकार तैयार करती है। इसको कौन तैयार करता है? केंद्र सरकार, जिसमें विशेषकर केंद्र सरकार की नीतियां शामिल होती हैं। तो हमारा आज का जवाब कौन सा हो गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन असंगत है? असंगत क्यों है इसको देखने का प्रयास करिए। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसका आंसर आपको दिख ही गया होगा। इसमें से जवाहरलाल नेहरू असंगत हैं। असंगत क्यों है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं और बाकी ये तीनों कौन है?
ये तीनों भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इनमें से सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति कब घोषित किया गया? तो 1950 में ही घोषित किया गया था। अब मुझे आप ये बता दीजिए संविधान की किस बैठक में घोषित किया गया, संविधान सभा की किस बैठक में इन्हें राष्ट्रपति घोषित किया गया था। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, संसद और विधानसभा के विधायकों के सीधे चुनाव से, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के सीधे चुनाव से। तो इसका आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के सीधे सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, नौकरशाही के पास। ये प्रश्न 2006 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? पीएम के पास। और यहाँ शक्तियों का प्रयोगकर्ता कौन है? तो आपको उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति से सलाह लेनी होती है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रधानमंत्री को। कि शक्ति का क्या पूछा गया है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति पूछी गई। यदि ये पूछा जाता नाम मात्र की, तो नाम मात्र में कौन हो जाता हमारा? नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अब मनमोहन सिंह को ये पूछा गया कि पंजाब से लोकसभा सदस्य थे, पंजाब से राज्यसभा सदस्य थे, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, या असम से राज्यसभा सदस्य हैं। तो ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। अब आपको याद रखना है कि मनमोहन सिंह के लिए अभी यदि आंसर लगाओगे तो राज्यसभा का सदस्य लगेगा राजस्थान से, लेकिन 2010 के लिए बात की गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मनमोहन सिंह अभी तक 5 बार संसद गए हैं, यानी कि 5 बार क्या रहे हैं? सांसद रहे हैं। उसमें से 4 बार तो वो असम से सांसद रहे हैं। असम से कब रहे हैं? असम से सांसद कब रहे हैं? 1991 में, 1995 में, 2001 में, 2007 में और 2013 में भी इनको असम से चुना गया था। इसका मतलब यह है कि ये 5 बार कहाँ से हो गए? असम से हो गए। अब दोबारा से जब चुने गए 2019 में, तो इन्हें अब कहाँ से चुना गया? राजस्थान से। तो ये 2010 के लिए आंसर लगाओगे तो असम से होगा, और यदि प्रेजेंट में लगाओगे तो प्रेजेंट में ये कहाँ से हैं? राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, या लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर होगा संसद के प्रति। हालांकि ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद यदि किसी के प्रति उत्तरदायी है तो वो लोकसभा के प्रति है। इसकी हिंट मैंने आपको नीचे दे रखी है, क्योंकि आर्टिकल 75 में ये कहा गया। और लोकसभा के प्रति भी कैसे है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। यदि आपसे पूछ ले कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है, तो आपको ध्यान रखना है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। क्योंकि ये सारे के सारे लोग इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। समझ गए भैया? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने? तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंद्र शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू और द्वारकानाथ मिश्र। तो इसका सही आंसर है कैलाशनाथ काटजू। हालांकि इनके बारे में मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूं। यदि हम प्रकाश चंद्र सेठी की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के 8वें सीएम हैं ये। अगर हम रविचंद्र शुक्ल की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम हैं। अब ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार बन जाता है उसके ऑप्शन से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये अगर कैलाशनाथ काटजू की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के 3रे सीएम बने थे, और द्वारकानाथ की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के 4थे सीएम बने थे। आपसे यदि कोई पूछ ले कि मध्य प्रदेश का प्रेजेंट सीएम कौन है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हो गई थी? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में ताशकंद में हो गई थी। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, आपने देखा होगा, ताशकंद फाइल। अगर कभी मौका मिले तो देखने का प्रयास करना। अब ये ताशकंद कहाँ है? तो कहा जाता है ये उज्बेकिस्तान में है। मैप पर एक बार इसको देख लेना आप लोग, उज्बेकिस्तान में है। एलबीएस के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भारत के 2nd पीएम थे, और इनका कार्यकाल देखा जाए तो 1964 से 1966 तक रहा। ये अपने ही कार्यकाल में 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? तो इनकी समाधि बनी हुई है दिल्ली में, और जहां इनकी समाधि है उसका नाम रखा गया है विजय घाट। कभी कभी एक आध क्वेश्चन समाधि से पूछ लेता है।
आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। ये कब दिया? 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा था। तो इस भारत पाकिस्तान युद्ध के मध्य में लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन होता है? गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, दिल्ली का उप सचिव या उपराज्यपाल? इसका आंसर है मंत्रिमंडल सचिव, क्योंकि हर आईएएस अधिकारी बाद में जाकर कौन बनता है? सचिव बनता है। तो सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी कौन हो सकता है? सचिव हो सकता है। चलिए, तो फिर आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार कमेंट करें। हमने आपसे जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर लीजिए। मुझे कमेंट में बताने का प्रयास करिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। हम पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री और ऐसे ही सारे सब्जेक्टों के PYQs डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।